गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 76। 31 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, जिसमें हमने असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण, काफ़ी सारे आंदोलन पढ़ लिए थे। इससे पहले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो असहयोग आंदोलन था उसमें सभी लोगों ने स्वराज का अपना अलग अलग मीनिंग लिया था। तो जो मज़दूर बागानों में काम कर रहे थे उन्होंने स्वराज का क्या अर्थ लिया, मतलब वो असहयोग आंदोलन में क्यों शामिल हुए, उनकी क्या समझ थी, ये हम अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मज़दूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मज़दूर जो चाय के बागान में काम करते थे, उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था? उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिसमें उनको बंद कर रखा है। ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि बिहार और अन्य प्रदेशों से गरीब लोगों को लेकर आ जाते थे और बागानों में काम कराते थे। उन्हें ना तो छुट्टी मिलती थी, ना वो अपने घर जा सकते थे। एक तरह से वो वहाँ पर कैद थे। तो जब उन लोगों ने असहयोग के बारे में सुना, असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, तो उन्होंने इसका क्या अर्थ लिया स्वराज को? उन्होंने स्वराज का अर्थ लिया कि अगर स्वराज आएगा हम लोग अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मज़दूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। ये 1859 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, और इसमें मज़दूरों के साइन करा लेते थे, जिसमें उनको अगर एक बार वो काम पर आ गए तो उनको अगर बाहर जाना है, अपने गांव में जाना है, तो उनको पहले परमिशन लेना पड़ता था, जो उन्हें नहीं मिलती थी। जब इन लोगों ने, आसाम के जो बागान मजदूर थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, तो हज़ारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। मतलब जो उनके अधिकारी कहते थे उस काम को टालने लग गए। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर की ओर चल दिए। उनको लगता था कि गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्यों नहीं जा पाए वो? क्यों? भीड़ लग गई रेलवे स्टेशनों पर, क्योंकि रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल थी, जिस कारण से वो लोग रास्ते में ही पकड़े गए। वो कहीं जा ही नहीं पाए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब इतना कुछ हो गया, अब आगे क्या हुआ? सभी ने अवज्ञा आंदोलन की तरफ हम कैसे बढ़े, कैसे हम इस नए आंदोलन में की बात हम नहीं करी। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हुई, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे और वे प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। कांग्रेस के कुछ नेताओं का विचार था कि इस तरीके से आप कितने आंदोलन आप कर लेंगे, इससे अच्छा है कि हम ये जो चुनाव होंगे इसमें हिस्सा लेंगे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण है। उनको लगता था कि बाहर से विरोध करने से अच्छा है कि हम लोग इन विधान परिषदों में जाएं चुनाव जीतकर और वहाँ पर इन ब्रिटिश नीतियों का विरोध करें। CR दास, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बने हुए थे। लेकिन कुछ नेता थे वो चाहते थे नहीं, हम एक उग्र जन आंदोलन करेंगे और पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करेंगे। अब आया साइमन कमीशन। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने सन जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक कमीशन बनाया और उस कमीशन को भारत भेजा और उसको काम दिया कि आप भारत में देखो कि जो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली है जो चल रही है उसके बारे में उनसे सुझाव मांगे। लेकिन समस्या यह थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। उन्होंने बना तो दिया कमीशन, भारत भी भेज दिया और भारत के ही संविधान की कार्यशैली का अध्ययन करना था। लेकिन ये जो कमीशन था इसमें एक भी सदस्य भारत नहीं था। भारतीयों ने इसका विरोध किया, इसमें सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब ये कमीशन भारत आया तो इसका स्वागत क्या नारे लगाकर किया गया? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल सा ऐलान किया। अब ये विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लॉर्ड इरविन ने सोचा कि इसको शांत करने के लिए मैं इनको एक लालच दे देता हूँ कि आपको डोमिनियन स्टेट्स मतलब एक स्वतंत्र राज्य का हम दर्जा देंगे। उन्होंने इस बारे में कोई भी समय सीमा नहीं बताई, लेकिन ये कब करेंगे इस बारे में कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन होगा, जिसको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता था, वो आयोजित की जाएगी, तब हम इस बारे में चर्चा करेंगे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में जो अधिवेशन कांग्रेस के होते थे लाहौर में हुआ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तो ये कई बार आता है कि पूर्ण स्वराज जो है वो कौन से अधिवेशन में इसकी स्वीकृति दी गई, ये लाहौर अधिवेशन में, और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और 1929 में अधिवेशन हुआ था। और ये तय किया गया कि 26 जनवरी को 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अभी आप जिस दिन अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये इसीलिए हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का दिन चुना, क्योंकि पहले इस दिन हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना था। हमने ये सोचा था कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हम पूर्ण स्वराज की शपथ लेंगे। ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन कि बागान मजदूरों ने किस तरह से भाग लिया, क्या उनके विचार थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा, आप उसको पॉइंट्स में लिख लें। और साइमन कमीशन पर एक नोट आपको लिखना है, सारे पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं, क्यों भारतीयों ने विरोध किया, क्या नारे लगाए, किसने इसको डोमिनियन स्टेट का, इसको दबाने के लिए डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया, सब आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये आपकी वर्कशीट है।